कारपेट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इटली की पीएम इस बीच मेलोनी का एक्सपर्ट पोस्ट भी सामने आया है और लिखा है, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो ये मेलोनी की तरफ से पोस्ट किया गया है। इटली की पीएम है मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली है और ये खास सब रिश्ता दोनों देशों के बीच रोम में रेड कारपेट पर भव्य स्वागत की तस्वीरें देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विमान से उतरे वहां पर पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वहां मौजूद था प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी और मेलोनी की जो सेल्फी है वो आपको दिखाई दे रही होगी। और इटली के पीएम मेलोनी ने इस पर पोस्ट भी किया है कि दोस्त आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर भारत में इस समय भीषण लू का कहर जारी है। आपको बता दें कि दिन में सूरज आग उबल रहा है और जिसके चलते लोगों में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में भी तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग भीषण गर्मी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे। गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से अगले 7 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि आने वाले 7 दिनों तक चिलचिलाती धूप से कोई राहत लोगों को नहीं मिलेगी। तापमान में गिरावट की भी कोई संभावना फिलहाल नहीं जताई गई है। भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने लोगों से कड़ी धूप से बचने की सलाह भी दी है। कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, जिसमें कि आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है, जिससे कि आपको लू ना लग सके। इसके साथ ही आप हल्के कपड़े पहने। तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस है, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको फिलहाल 7 दिन खास तौर पर बरतनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज का दिन यानी कि 19 मई इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहने का अनुमान है। और मौसम विभाग ने इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन तक टेम्परेचर जो है वो 43 से 45 डिग्री के बीच रहने का भी अनुमान है। ऐसे में मौसम विभाग की अपील है लोगों से कि जब तक बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, धूप के समय घर से बाहर ना निकलें। खासकर बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए लगातार पानी पीते रहे। जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो रात का टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। फिलहाल अभी किसी तरीके का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बन रहा है, तो ये कह सकते हैं कि इन दिनों दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो हीट यानी कि टेम्परेचर के टॉर्चर से कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। और देखिए, बिहार का मौसम अपडेट आपको दे दे। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच थोड़ी राहत की भी संभावना है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, बिहार में आज 33 जिलों में आंधी बारिश और ठनका की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज तो 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में भी मौसम में बदलाव की संभावना है। आज हल्की बारिश होने की संभावना है। देखिए, शेखपुरा में भी भीषण गर्मी के बीच जल संकट अब गहरा गया है, जैसे कि ग्रामीण इलाके में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, खासकर महिलाएं भी वहां पर परेशान नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिला कार्यालय पहुंचकर की महिलाएं डीएम से राहत की गुहार लगा रही है। स्थिति को देखते हुए डीएम ने कई कदम भी उठाए हैं। जिले में 288 खराब चापाकलों की मरम्मत कराई जा रही है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पेयजल की आपूर्ति भी की जा रही है। शेखपुरा में गर्मी का हट होते ही पेयजल संकट गहराने की संभावना काफी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीएचडी विभाग के अधिकारियों को कई डायरेक्शन दिए हैं। पूरा जिले में जितने भी चापाकल हैं, इनके 12 दलों का निर्माण हुआ है और सभी चापाकलों को हम लोग 1 महीने के अंदर हम लोग रिपेयर करवाएंगे। बोरिंग पर से सबके घर आता ना पानी करने के लिए, पानी लाइन रहता तब पियेंगे, ना लाइन है तो वो भी नहीं पानी पियेंगे, प्यासल मार रहे हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए पुराने आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि स्कूलों और अस्पतालों के आसपास से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। साथ ही हटाए गए कुत्तों को दोबारा उसी जगह पर छोड़ने पर रोक भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर के आदेश में संशोधन करने से इनकार करते हुए सख्ती बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्कूल, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और खेल परिसरों जैसे क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी को लेकर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये भी कहा कि अगर अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अपमानना की कार्रवाई की जा सकती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर में एक ही महीने के भीतर कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं सामने आई हैं। तमिलनाडु में साल के पहले 4 महीने में ही कुत्तों के काटने की लगभग 2 लाख घटनाएं दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं आम लोगों का प्रशासन पर भरोसा कमजोर करती हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और नगर निकायों को बड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। जहाँ आबादी ज्यादा हो वहाँ ऐसे सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। एंटी रेबीज दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं को हटाने के लिए NHAI को भी ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने लोगों की जान की सुरक्षा सबसे ऊपर रखते हुए ये भी कहा कि अगर कोई आवारा कुत्ता रेबीज से संक्रमित, बेहद बीमार या खतरनाक है तो कानून के तहत उसे इंजेक्शन देकर मारा भी जा सकता है। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों की वजह से रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद संज्ञान लिया था। 11 अगस्त 2025 के आदेश में आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली NCR के रिहायशी इलाकों से शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया गया। 13 अगस्त 2025 को फैसले का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस BR गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा। 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते नसबंदी करके छोड़े जाएंगे। 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा था। 13 जनवरी 2026 को कोर्ट ने कहा कुत्तों के बुजुर्गों, बच्चों को काटने के मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलाएंगे। 29 जनवरी 2026 को कहा था आवारा कुत्तों के हमले में किसी को चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। जी, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया, ये बड़ा नहीं छोटा नहीं, उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे। जो नवंबर 22 में हमने ऑर्डर दिया था उसी को ही अमल करते रहे हैं। जय हिंद। और बाकी हमारे पास वापस मत आइए, अगर जाना है तो अब हाई कोर्ट्स में जाइए। और आप अपने ABC सेंटर्स खोलोगे नहीं तब तक बाकी कहना कि ये करो वो करो, इधर से निकालो, कॉलेजेस से निकालो तो किधर फेंको? सड़क पर। फिर बच्चे, फिर बूढ़ों की मुसीबत आ जाएगी। आप कह रहे हो रेलवे स्टेशन से निकालो तो निकाल करके फिर सड़क पर फेंको। आप ABC सेंटर ईमानदारी से करो, ट्रेनिंग करो। अब कोर्ट के ताजा रुख ने साफ कर दिया है कि लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने ATM से 35 लाख रुपए की चोरी मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हरियाणा से गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी बिहार में 8 ATM के शटर को काट करके करोड़ों रुपए की चोरी कर चुका था। बता दें आपको कि 28 अप्रैल को रघुनाथपुर बस स्टेशन के समीप पास एक ATM का शटर काटकर 35 लाख रुपए चुरा लिए गए थे, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। और वो फुटेज हम आपको दिखा रहे थे। तो देखिए, ATM का शटर काट करके चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हरियाणा से गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया गया। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। SIT के सदस्यों के द्वारा त्वरित तकनीकी अनुसंधान करते हुए गैंग को आइडेंटिफाई किया गया और ये सारे जो थे वो दूसरे, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई वो सभी दूसरे राज्य के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, जिसका पीछा करते हुए SIT की टीम कई दिनों तक हरियाणा राज्य और राजस्थान राज्य में कैंप की और वहां से 3 व्यक्तियों को टोटल हिरासत में लिया गया है। 2 के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हुआ और दोनों को जेल। मुंगेर में फरार स्मैक तस्कर शिवा सहनी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
वासुदेवपुर थाना पुलिस ने उसके घर पर कोर्ट के आदेश से इश्तिहार चस्पा किया है और ढोल बजाकर इलाके में मुनादी की है। बता दें कि आरोपी पर पहले 6.5 ग्राम स्मैक बरामदगी का मामला दर्ज है और वह तब से फरार है। उसके खिलाफ गांजा तस्करी का भी मामला है। पुलिस ने आत्मसमर्पण नहीं करने पर आगे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरभंगा से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक मुर्गी फार्म में काम करने वाले मजदूर ने अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बच्चे की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। और इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मेरे को लग रहा था कि मेरे को खाने में मिला के कुछ खिला रहा है। कैसे बात करें? कौन आपकी पत्नी है? कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता। शक अगर किसी रिश्ते में हो जाए तो उसे बर्बाद करके रख देता है और इसका जीता जागता प्रमाण दरभंगा से निकल कर आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बच्चों की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। घटना पतोर थाना क्षेत्र के चंदन पट्टी बगाही गांव की है। इस खौफनाक कदम के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शक है। पति की इसी सनक और बेबुनियाद शक ने एक झटके में पूरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। एक पूरा का पूरा आशियाना पल भर में बर्बाद हो गया। वारदात के बाद खुद को घायल कर अस्पताल पहुंचे आरोपी का दावा है कि उसकी पत्नी उसके खाने में कुछ मिला रही थी, उसे अपनी जान का डर था। में लड़ाई हो गया। किस बात पे लड़ाई हुआ था? क्या आपको क्या? फिर आगे बढ़िए। ऐसे मेरे को लग रहा था कि मेरे को खाने में मिला के कुछ खिला रहा है। कैसे बात करें? कौन आपकी पत्नी? लेकिन जरा सोचिए, 4 लाशें बिछी हैं और पीछे छूट गया है कभी ना खत्म होने वाला सन्नाटा। ये सिर्फ 4 लोगों की मौत नहीं बल्कि एक बदनसीब पिता के हाथों उसके अपने ही संसार का अंत है। उस शक ने जीत हासिल कर ली जिसने एक पल में एक पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। होगा अभी आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही कमरा है। आप देखिए किस तरह चूड़ियां टूटी पड़ी हैं। पूरे जो रूम है उसमें सिर्फ खून का धब्बा ही नजर आएगा आपको। इसी कमरे में वो रहा करता था अपने परिवार 5 परिवार के साथ और पूरा दर्दनाक जो दृश्य है वो अंदर कमरे में आपको दिखाई पड़ेगा। चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के दालकोला के कुंडी थाना क्षेत्र निवासी फूल कुमारी दास, पुत्र हृदय दास, पुत्री संध्या दास और सोन दास के रूप में हुई है। आरोपी संदीप दास ने अपने पूरे परिवार के साथ चंदन पट्टी के एक मुर्गी फार्म में मजदूरी करता था। आज सुबह घटना हुआ है, मारपीट हुआ। उसी के क्रम में पति ने और उसका पत्नी और बच्चे को 3 बच्चे हैं उनको मारपीट किया था। उसमें पत्नी का यही स्पॉट डेथ हुआ था और बाकी 3 बच्चे को BMCH में भेजा गया था। तो यहाँ इलाज क्रम में उनका भी सभी थाना प्रभारी से सूचना मिल रहा है, तुरंत अभी उनका भी डेथ। कानून अपना काम करेगा और मुमकिन है कि आरोपी को सजा भी मिल जाए, लेकिन जो उजड़ गया क्या वो वापस आ पाएगा? उन मासूमों का क्या कसूर था जिनकी जिंदगी की डोर उनके अपने ही पिता की सनक ने काट दी? ये दर्दनाक दास्तान चीख चीख कर कह रही है कि शक की आग जब सुलगती है तो वो पूरे घर को राख कर देती है। जब इंसान के जहन पर सनक सवार होती है तो सबसे पहले रिश्तों का कत्ल होता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 17 मई से मलमास मेले की शुरुआत हो गई है, जहां प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए जिला रात्रि विश्राम गृह बनाया गया है। हजारों श्रद्धालु रात्रि विश्राम गृह में आराम कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजगीर में कई जगह जर्मन हैंगर से रात्रि विश्राम गृह बनाया गया था, जहां श्रद्धालु रात्रि विश्राम के दौरान काफी खुश दिखे। जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मलमास मेले के दौरान श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है राजगीर मलमास मेला क्षेत्र में बनाया गया है।
तो बता दें कि यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है श्रद्धालुओं को रात्रि में ठहरने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि सिर्फ यहाँ आईडी कार्ड दिखाकर या वोटर आईडी कार्ड दिखा, आधार कार्ड दिखाकर आप यहाँ ठहर सकते हैं, रात गुजार सकते हैं, क्योंकि रात में जो है मेला देखने के बाद कहीं ठहरने का व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर ठहर सकते हैं। बता दें कि यहाँ पर करीब 1000 लोगों को ठहरने की व्यवस्था किया गया। इसी तरह से कई जगह जो है यहाँ शेड बनाया गया है, जहाँ पर जर्मन हैंगर के द्वारा जो शेड बनाया गया है, जहाँ के लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो सके। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं आए हैं, कहाँ से आई हैं उनसे जानेंगे। ये बता जाए कहाँ से आई है? शेखपुरा जिला से। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। अब क्या व्यवस्था रहेगा? अच्छा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब रात में कहाँ, जैसे मेला में आओ तो कहाँ जी वो रात में? ये दे रहे यहाँ पे जो भी साधारण लोग आते हैं मेला घूमने के लिए, उनको यहाँ ठहरने की व्यवस्था, जो थके लोग होते हैं यहाँ पर आके विश्राम करते हैं और विश्राम करके फिर अपना यहाँ एंट्री करने के लिए उनको आधार कार्ड देना होता है और आधार कार्ड के वहाँ पे मेंशन होता है कि कौन लोग यहाँ पे आए हैं, कौन लोग यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, मान लिया किसी तरह के इन लोगों के साथ घटना हो सकती है कि नहीं, इन सब चीजों के लिए बहुत बारीकी से आधार कार्ड का नंबर लेकर के लोगों के अंदर एंट्री की जाती है, मतलब जाँच करके। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ किया गया? पुलिस व्यवस्था पूरा प्रशासन। तो देख सकते हैं क्या नंबर? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई भी जो है बेहिचक यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मलमास मेले में लोग आते हैं और रात होने पर कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, तो यहाँ आकर ठहर सकते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 से कुमार। खबर अब आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां विक्रमशिला सेतु पर 10 दिन के अंदर गाड़ियों की आवाजाही शुरू होने की संभावना है। देखिए, बीआरओ की टीम ने बेली ब्रिज के पैनल को क्षतिग्रस्त हिस्से पर लगा दिया है। अब शीट बिछाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद सबसे पहले ट्रायल होगा और फिर आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। बहुत जल्द गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आएगी। बीआरओ की टीम के द्वारा 70% से ज्यादा का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष बचे कार्यों को बीआरओ की टीम जल्द से जल्द पूरा करने में जुटी हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो विक्रमशिला सेतु का क्षतिग्रस्त हिस्सा है, वहां पर अब बेली ब्रिज का जो निर्माण है वो दिखने लगा है। साइड पैनल को लगा दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि 10 दिन के भीतर विक्रमशिला सेतु पर वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। बीआरओ की टीम दिन रात इसके लिए लगातार मेहनत कर रही है। बता दें कि जब से विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हुआ है, तब से विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का जो परिचालन है वो पूरी तरह से बाधित है और लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन न रह गया है। अब राहत भरी खबर है कि विक्रमशिला सेतु पर जो बेली ब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसका 70% से ज्यादा का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष बचे कार्यों को पूरा कर 10 दिन के भीतर सेतु पर वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पूरे देश में घुसपैठियों की पहचान के लिए सरकार एसआईआर करा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर सीएम सम्राट चौधरी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इस बीच सीतामढ़ी में एक पोखर से हजारों वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। एक दो नहीं, हजारों ये कार्ड एक पोखर में तैरते हुए पाए गए। पोखर से मिले हजारों वोटर आईडी कार्ड। सुरक्षा में चूक, कौन जिम्मेदार? टेबल पर पड़े ये वोटर आईडी कार्ड कोई साधारण दस्तावेज नहीं, भारत की सुरक्षा में घुसपैठ की निशानी है, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। मामला सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के घुरघुरा रामनगर गांव का है। नेपाल सीमा से सटे इस गांव के बच्चे पोखर में घोंघा चुनने गए, पर वहां पानी पर तैरते इन दस्तावेजों को देखकर हैरान रह गए। बच्चों ने फौरन इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कई कार्ड बाहर निकाले और इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी। ग्रामीण मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। सोनबरसा ब्लॉक के वीडियो ने पूरे मामले की जांच कर मामले की जड़ तक जाने का भरोसा दिया है, पर पोखर से मिले हजारों वोटर कार्ड की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। पोखर में वोटर आईडी कार्ड किसने फेंके? दस्तावेजों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है?
सीतामढ़ी से न्यूज 18 के लिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। देखिए, मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में सहयोग शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका जायजा लेने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल खुद वहां पर पहुंचे। उन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो महीने में एक बार जनता के बीच आएंगे और इस दौरान अगर किसी अधिकारी की शिकायत मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैचारिक ऐतिहासिक क्रांति है बिहार के लिए, सभी लोग इसमें मदद करें जिससे कि ये काम और भी आगे बढ़ेगा। प्रत्येक महीना के पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार को यह शिविर लगेगा और शिविर में ही जो है उसका जमाबंदी, परिमार्जन या जो भी काम है उस काम को पूरा किया जाएगा। खबर दरभंगा से, जहां सदर प्रखंड के शिशु पूर्वी पंचायत भवन में आयोजित एक सहयोग शिविर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई। शिविर में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से ग्रामीणों ने शिकायत की कि उप स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाइयां रखी जाती है और एएनएम लगातार अनुपस्थित रहती हैं, जिससे लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। जनता की शिकायत पर विधायक ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर ही हेल्थ मैनेजर दीपक कुमार और संबंधित एएनएम को तलब कर जवाब तलब किया। पूरे कार्यक्रम को सफल एक महीना पर नहीं सर, 3-4 महीना से नहीं बोलने दीजिए। कहीं अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पर? नहीं सर, क्योंकि मेरा तो ड्यूटी आरआई में है, आरआई में मेरा ड्यूटी है सर। 3 दिन सर आरआई है सर। आपने कहा कि हर 3 दिन पड़ जाती है सर, जो जाती है वो कह रही है कि हम 1 महीना पहले गए सर। वहाँ ये मेरी को बात सुन लीजिए ना, वहाँ से रूम का व्यवस्था नहीं है। एक मिनट इससे आप बोलिए, पता नहीं। हमारे दरवाजे पे उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, तो उद्घाटन वगैरह अच्छे तरीके से हुआ। हम लोग भी खुश थे। एक यहाँ पंचायत भवन में स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ खोला गया। उसके बाद 1-2 महीना वो एएनएम आई, दवा जो भी पेशेंट आते थे उनको दवा देती थी। उसके बाद वो आना छोड़ दी। करीब आज 4-5 महीना से वो नहीं आ रही है। हम लोग आज ही होकर के सबको शिकायत की समस्या लोग। हाँ, यहाँ जो है शिशु पूर्वी पंचायत में एक सब सेंटर चल रहा है, उसकी शिकायत थी कि वहाँ एएनएम जीएनएम नहीं आती है। वही हेल्थ मैनेजर से मैंने बात किया, वो साफ लापरवाही लग रहा था जो कह रहे थे।